तो चलिए बाबू, हम लोग आज देखते हैं क्या एक नई टॉपिक का शुरुआत करेंगे। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में लेक्चर 5 है यह, और लेक्चर 4 में हमने क्या देखा था, तो रेस्पिरेशन को देखा था कि एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होते हैं, और इंटरनल रेस्पिरेशन को हमने देख लिया था, यही ना। तो बेहतर होगा बाबू कि कॉपी पेन ले करके बैठिएगा, साथ में लिखने का प्रयास करिएगा। सिखा तो हम देंगे ही। यदि आपको पीछे वाला सेशन में डाउट है तो यूट्यूब पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस रेस्पिरेशन इन एनिमल्स लेक्चर 4 लगा दीजिएगा, मिल जाएगा। तो हमने बाबू इंटरनल रेस्पिरेशन को बताया था। आज हम लोग एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो है आपका दो तरह से होता है। एक होता है आपका इंटरनल और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल। तो इंटरनल को हमने देख लिया था, और आज हम लोग क्या देखेंगे, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल को। तो आइए हेडिंग लगाइएगा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन नहीं बोलेंगे, ब्रेथिंग बोलेंगे। बताए थे इसका एक्चुअल डिफरेंस ना, कि ब्रेथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। यह एक्चुअल डिफरेंस हमने कराया था। तो एक्सटर्नल ब्रेथिंग, ब्रेथिंग। अब एक्सटर्नल ब्रेथिंग होता क्या है, तो यह बाबू एक्सटर्नल ब्रेथिंग जो है वह दो तरह से होता है। एक प्रोटोप्लाज्म में होते हैं और एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ब्रेथिंग में देखा जाए तो सुनो, यह दो तरह से होते हैं। एक होता है आपका प्रोटोप्लाज्म, छोटा लेक्चर होगा, ध्यान से समझते चलिएगा, प्रोटोप्लाज्म। और दूसरा होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोटोप्लाज्म बाबू क्या होता है, तो सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट, यही ना, जीव द्रव्य बोलिए, प्रोटोप्लाज्म। अब यह प्रोटोप्लाज्म के पास जो है ना, वह चार क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म जो है वह 4 ठो होते हैं। यह प्रोटोप्लाज्म कितने होते हैं, तो यह प्रोटोप्लाज्म जो है वह टोटल 4 होते हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यह 4 प्रोटोप्लाज्म में होता क्या है, तो ऐसे लिख सकता हूं 2 + 2 = 4। और यह 2 प्रोटोप्लाज्म जो है वह ब्रेक कर जाता है। ठीक है, यह 2 प्रोटोप्लाज्म जो है वह ब्रेक करता है, और ब्रेक करके क्या बना देता है बाबू, ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक करता है, और ब्रेक करके बनाता है आपका ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, अर्थात इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस बोलेंगे। तो यह 2 प्रोटोप्लाज्म जो है यह ब्रेक करेगा, और ब्रेक करके क्या बनाएगा बाबू, तो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। और इस ग्लाइकोलाइसिस के ड्यूरिंग क्या होते हैं, एसिड निकलते हैं, एसिड निकलते हैं, और इस एसिड को बोला जाता है पायरूबिक एसिड, पायरूबिक एसिड। तो समझो बात, प्रोटोप्लाज्म में होता क्या है कि टोटल 4 प्रोटोप्लाज्म होते हैं, और इस 4 प्रोटोप्लाज्म में 2 प्रोटोप्लाज्म ब्रेक कर जाते हैं, और ब्रेक करते हैं तो ग्लाइकोलाइसिस बनाते हैं। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। जो ब्रेक करते हैं उस प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान क्या होते हैं, पायरूबिक एसिड निकलते हैं। और बाबू पायरूबिक एसिड जो है ना, 1 पायरूबिक एसिड जो है, 1 पायरूबिक एसिड टोटल आपका 18 एटीपी के बराबर होता है। तो 2 पायरूबिक एसिड किसके बराबर हो जाएगा, 18 × 2 = 36 एटीपी। एटीपी बोले तो एडेनो ट्राइफॉस्फेट होता है, समझ में आ रही है बात। एटीपी बोले तो एडेनो ट्राइफॉस्फेट होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बताए थे ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कहने का मतलब है कि यह रेस्पिरेशन में हो रही थी। तो बाबू रेस्पिरेशन में हो रहा था तो कैसा रेस्पिरेशन होगा, एरोबिक होगा कि एनारोबिक होगा। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने क्या देखा था, तो पहला देखा था एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो यह जो होता है यहाँ पे लिख डाले कि प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म डन इन एनारोबिक, एनारोबिक
रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। एनारोबिक क्या होता है? तो एनारोबिक होता है बाबू, ध्यान से समझते चलिएगा, एनारोबिक का मतलब होता है कि जब रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के हो, उसी को हम लोग बोलते हैं एनारोबिक। ठीक है, तो ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, द प्रोसेस लिखो, द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस विदाउट O2। O2 बोले तो ऑक्सीजन। समझ में आ रही है बात? तो यह प्रोटोप्लाज्म जो है बाबू, वह किसके में होता है? तो यह आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। टोटल 4 प्रोटोप्लाज्म होते हैं। 4 प्रोटोप्लाज्म में 2 प्रोटोप्लाज्म टूट जाते हैं और टूट करके क्या करते हैं, यह ग्लूकोज के फॉर्म में बाबू ब्रेक करता है। किस फॉर्म में ब्रेक करता है? तो यह ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक करता है और ग्लाइकोलाइसिस का फॉर्मेशन करता है। और इस ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान पायरूविक एसिड निकलते हैं और 1 पायरूविक एसिड 18 एटीपी के बराबर होता है। तो 2 पायरूविक एसिड मैथ लगाइए, 36 एटीपी हो जाएगा। यह 6 है, 36 एटीपी के बराबर होगा। और यह बचा हुआ रिमेनिंग 2 प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? इस 36 एटीपी के साथ मिल जाएगा। कहाँ पे लिखे? यहाँ पर ही लिख डालता हूं, 2, ऐसे लिखो, 2 रिमेनिंग प्रोटोप्लाज्म एडेड फ्रॉम 36 एटीपी। तो कितना बन जाएगा बाबू? 36 प्लस 2 इजकल टू 38 एटीपी बन जाएगा ना। और 36 और 2 जोड़ दिए तो 38 एटीपी बन गया। अर्थात 38 एटीपी का यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? तो भोजन को बनाता है। ठीक है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? 38 एटीपी का यूज करता है। इट यूज 30 एटीपी, ऐसे लिखो, इट यूजेज 38 एटीपी एंड फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी लिखिए या फूड लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ फूड लिखो या एनर्जी लिखो। सो माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज सॉरी बाबू, माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। समझ में आई बात? तो हमने क्या लिखा? हमने एक्सटर्नल ब्रीथिंग में देखा कि 2 तरह के होता है, एक प्रोटोप्लाज्म होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, टोटल 4 प्रोटोप्लाज्म में बाबू हमने लिख लिया 2 + 2, इसलिए कि ताकि आपको बेहतर हो सके समझाने में। तो 2 + 2 लिखे इक्वल टू 4। अब 2 प्रोटोप्लाज्म क्या करता है बाबू? ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक कर जाता है। और ब्रेक कर जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। और इस ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान एसिड निकलते हैं जिसको बोला जाता है पायरूविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान किस एसिड का फॉर्मेशन होता है? पायरूविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। विच एसिड फॉर्मेशन इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? तो बताइएगा, पायरूविक एसिड। और एक पायरूविक एसिड कितने के बराबर होता है? ध्यान से हमको देखिए और सुनिए, एक पायरूविक एसिड कितने बराबर होता है एटीपी के? तो 1 पायरूविक एसिड 18 एटीपी के बराबर होते हैं। तो 2 पायरूविक एसिड 36 एटीपी के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद 2 बचा हुआ प्रोटोप्लाज्म जो है वह क्या करता है? 36 के साथ ऐड होकर के 38 बना देता है। और इट यूजेज 38 एटीपी इन फॉर्मेशन ऑफ फूड या एनर्जी। सो माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? 38 एपी को प्रयोग करता है, यूज करता है, और यूज करके एनर्जी बनाता है या भोजन को बनाता है। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और यह माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है यह प्रोसेस, वह होता है बाबू ऑक्सीजन के उपस्थिति में, इसीलिए इसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन known as aerobic respiration।
समझ में आई बात? यह माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है यह ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, इसीलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और यह विदाउट ऑक्सीजन होता है, इसीलिए इसको हम लोग एनारोबिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एनारोबिक बोलते हैं। तो एक स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए मिटा दें। अब हम लोग देखते हैं, क्या छोटा लेक्चर होगा, ध्यान से समझते चलिए। देख लेता हूं एक आध बार माइक वगैरह को। चलिए, सब कुछ ठीक ठाक बाबू, ठीक ठाक आ रही है। चलिए मिटा दें। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को देखते हैं तो ज्यादातर जो टीचर है नहीं बताते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बता करके कहते हैं कि समाप्त हो गई ना बाबू, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में बहुत अंतर होता है, हमने यह समझाया है, पहला लेक्चर में ही समझाए हैं। यदि आपको डाउट है तो यूट्यूब पे सर्च करें साइंटिफिक क्लासेस लेक्चर 1, साइंटिफिक क्लासेस लाइव प्रोसेस लेक्चर 1 डालिएगा। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि आता है बाबू कि वेंटिलेटर क्या होते हैं, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, लंग्स कैपेसिटी क्या होता है। तो आइए देख लेते हैं, और उसके बाद में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, और उसके बाद में इस वीडियो को समाप्त कर देंगे। फिर ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है प्लांट्स में, फूड का कैसे होता है, व्यक्ति के अंदर ह्यूमन में कैसे होता है, तो वह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ नोट में समझने वाली बात है। जैसे मान के चलो, पूछता है कि जब हम लोग पर्वत पे जाते हैं तो कौन सा गैस लेकर के जाते हैं, ऐसा सवाल आता है। तो हम लोग पर्वत पर जाते हैं तो बाबू ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन, यह दोनों गैस के मिश्रण को ले जाते हैं। अब क्यों मिलाया जाता है नाइट्रोजन, तो समझाते हैं। ठीक है, इफ वी गो ऑन द माउंटेन, ठीक है, यदि हम माउंटेन पे जाते हैं तो ध्यान से समझिएगा, केवल यह ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए डिटेल नहीं लिखाएंगे इसका, ध्यान से समझते चलिए। तो ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस लेते हैं, ध्यान से समझ लो, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन लेते हैं। कहाँ जाते हैं, फिर गो ऑन द माउंटेन, यदि पर्वत पे जाते हैं तो कौन सा गैस लेकर के जाया जाता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। क्योंकि अच्छा से जानते हो कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं अर्थ के सरफेस से तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, लेकर के जाते हैं। और इस ऑक्सीजन में क्या मिला दिया जाता है, नाइट्रोजन। अब क्यों मिलाया जाता है तो बताते हैं। उसके बाद में इसी तरह अब कहाँ जाएंगे बाबू, समुद्र में, इन सी बोले तो समुद्र में जाएंगे तो कौन सा गैस लेकर के जाएंगे, O2 प्लस N2 ही लेकर के जाएंगे, ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद अब हम लोग चल जाएंगे इन डीप सी बोले तो गहरी समुद्र में जाएंगे तो कौन सा गैस लेकर के जाएंगे, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम आया हुआ सवाल है यह सब। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिए। उसके बाद में यदि हम लोग वेंटिलेटर पे होते हैं, ऑन वेंटिलेटर क्या होता है, तो यह बाबू एक मशीन होते हैं। ठीक है, और डेंजरस कंडीशन में रखा जाता है वेंटिलेटर के ऊपर। ठीक है, वेंटिलेटर के ऊपर रखा जाता है मरीज को, इसलिए कि वह ऑक्सीजन को कंटेन नहीं कर पाता है खुद से, तो मशीन के द्वारा मुंह में पाइप डाल करके और एक पाइप ऑक्सीजन की टंकी से कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और व्यक्ति को ऑक्सीजन दिया जाता है वेंटिलेटर के ऊपर, कि ताकि जो है ना वह जीवित रह सके। और ऑक्सीजन मास्क इस तरह के लगा दिया जाता है ना, तो उसमें ऑक्सीजन व्यक्ति आराम से खींच लेता है, अपने से ले लेता है, लेकिन वेंटिलेटर पे नहीं ले पाता है। और इस वेंटिलेटर पे नहीं ले पाता है तो इसको क्या करना चाहिए बाबू, इन्वेंशन करना चाहिए ना। इन्वेंशन करने के लिए कोई केयर होगा, और केयर इन्वेंशन करने के लिए, अर्थात केयर करने के लिए, इन्वेंशन बोल रहे, केयर करने के लिए क्या होगा, कोई व्यक्ति होगा ना। तो इन्वेंशन केयर, और एक होता है बाबू यूनिट।
ठीक है, इन्वेंशन केयर यूनिट, और इसी को बोला जाता है आईसीयू। समझ में आ रही बात, इन्वेंशन केयर यूनिट, ध्यान से समझ लीजिए। तो आईसीयू में कहा जाता है कि व्यक्ति जो है ना 90% वह मर चुका है। आखिरकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है वह अपने से कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे कि वेंटिलेटर के ऊपर उसको रखा गया है, तो वेंटिलेटर के ऊपर तब रखा जाता है जब वह अपने से ऑक्सीजन जो है कंटेंट नहीं कर पाता, अर्थात नहीं ले पाता है। जबकि ऑक्सीजन मास्क लगाया जाता है तो व्यक्ति ऑक्सीजन को ले पाता है, जबकि वेंटिलेटर के ऊपर नहीं ले पाता है। तो वेंटिलेटर के ऊपर जब व्यक्ति को रखा जाता है तो कौन सा गैस दिया जाता है? यदि आप समझ रहे हैं कि केवल ऑक्सीजन दिया जाता है तो गलत है। यह ऑक्सीजन में हीलियम को भी मिलाया जाता है। अब क्यों मिलाया जाता है से समझो, इसको मिटा रहे इन्वेंशन केयर यूनिट को। आईसीयू क्या होता है? डेंजरस कंडीशन होते हैं बाबू। ठीक है, दो महिलाएं एक बार आपस में बात कर रही थी कि हमारे गांव के जो सरपंच है ना, पहली महिला दूसरी महिला से बोलती है कि हमारे गांव के जो सरपंच है वह आईसीयू में है। तो दूसरी महिला कहती है कि बड़े व्यक्ति है, कहीं पर भी जा सकते हैं। समझ रहे हो? देखिए, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम, उसको आईसीयू का मतलब लगा कि कोई बहुत बड़ा तीर्थ धाम पे गए हुए हैं। O2 प्लस हीलियम। अब सुनो, टोटल आपका एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है समझ लीजिए। एटमॉस्फेयर है 21%, कोई दिक्कत। और इस 21% का 31% जो है इसका क्या होगा बाबू? शुद्ध होता है, प्योर ऑक्सीजन हम लोग मानते हैं, प्योर ऑक्सीजन मानते हैं। ठीक है, इतना 21% में 31% जो है ना हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ले लेते हैं। ध्यान से समझिए, टोटल 21% ऑक्सीजन का 31%, ऐसा ना कि 21 में 31 कहां से आ गया, इतना तो मैथमेटिक्स जानते ही है कि 21% का 31% ऐसे लिखना है, 21 इंटू 31 बटा 100/100। और अब इसको करो, जो आएगा इतना ऑक्सीजन हम लोग क्या होते हैं? ले लेते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का जो कैपेसिटी है वह कितना होता है बाबू? तो बॉडी का कैपेसिटी होता है हम सबका, कैपेसिटी ऑफ कंटेंट O2 28.8%। इतना ही क्या होता है हमारी बॉडी का शुद्ध ऑक्सीजन, यह प्योर ऑक्सीजन बाबू लेने का एबिलिटी होता है। प्योर O2, समझ रहे हो? प्योर ऑक्सीजन लेने का हमारे बॉडी के पास जो क्षमता होती है ना वह 28.8% ही होता है। तो यही कारण है ना कि 31% शुद्ध को अशुद्ध में बदलने के लिए, प्योर को इम्प्योर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हीलियम और नहीं तो नाइट्रोजन मिला देते हैं। लेकिन हीलियम कब मिलाते हैं और नाइट्रोजन कब मिलाते हैं तो हमने स्थिति को दिखाया। कोई दिक्कत? तो कोई पूछेगा कि क्यों मिलाया जाता है ऑक्सीजन में नाइट्रोजन, हीलियम, क्या रीजन है? तो बता देना कि टोटल एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन होता है और इस 21% ऑक्सीजन का 31% ऑक्सीजन जो है वह शुद्ध हमारे बॉडी में जाती है। हमारा बॉडी जो है 31% ऑक्सीजन को ले लेता है, बट 28% ही ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कंटेंट करने की क्षमता होती है। शुद्ध ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन कंटेंट करने की क्षमता होती है और 31% नहीं होती है। तो यही प्योर को इम्प्योर में बदलने के लिए नाइट्रोजन और नहीं तो हीलियम को मिला दिया जाता है। कोई दिक्कत? तो चलिए इसको मिटा दें। ध्यान से समझते चलिए, यह बाबू ऑब्जेक्टिव में आता है, पता नहीं किस रूप में क्वेश्चन आ जाएंगे, इसीलिए ध्यान से समझते चलिए। ऊपर ऊपर पढ़ के जाइएगा, नहीं बनेगा क्वेश्चन। अब होता है अगला टॉपिक, बताता हूं कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है और लंग्स कैपेसिटी क्या होता है। वेंटिलेटर वगैरह तो समझ गया। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो टाइडल वॉल्यूम कहने का अर्थ है कि हम लोग एक बार में कितना ऑक्सीजन ले पाते हैं बाबू। तुम एक बार में कितना ऑक्सीजन ले पाते हो बताओ? एबिलिटी क्या है तुम्हारी ऑक्सीजन लेने का? तो जो एक बार में ऑक्सीजन लेते हो उसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और सामान्य तौर पर देखा जाता है तो जो हेल्थी पर्सन होते हैं, अनहेल्थी नहीं, वह 500 ml ऑक्सीजन को लेते हैं एक बार में, उसी को बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है?
द प्रोसेस या प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है। द प्रोसेस इन विच टेक्स ऑक्सीजन इन 1 टाइम्स, एक टाइम्स में कितना ऑक्सीजन लेते हैं। द प्रोसेस वैसी प्रक्रिया जिसमें एक बार में ऑक्सीजन को लिया जाता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो एक बार में कितना ऑक्सीजन लेते हैं बाबू, 500 ml लेते हैं। 1 टाइम्स में कितना ऑक्सीजन लेते हैं, तो 500 ml ऑक्सीजन लेते हैं। बोले तो इसको 1/2 लीटर, ठीक है, 1/2 लीटर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं। इसी को बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद में अगला आता है आपका लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी, जो बच्चा सोच रहा है कि आप 500 ml नहीं सर, हम लोग रेस्पिरेशन जो है ना, वह ब्रेथिंग, रेस्पिरेशन अलग होता है, ब्रेथिंग अलग होता है, बार बार बोल रहे हैं। तो हम लोग एक बार में कितना ऑक्सीजन लेते हैं, तो 500 ml लेते हैं, कोई दिक्कत, जिसे टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। 1 मिनट में कितना बार तुम सांस लेते हो, ठीक है, कितना बार सांस लेते हो, तो यह बाबू 18 से 20 बार होता है, कहीं 16 से 18 बार भी दिया होता है। तो इस पर नहीं है हमको डिस्कशन करना, एनसीईआरटी को सही मानिए। 18 से 20 बार जो है ना, वह ऑक्सीजन लेता है व्यक्ति 1 मिनट में। ऑक्सीजन टेक्स बाय द ह्यूमन इन 1 मिनट लाइक द 18 to 20 टाइम्स, यस और नो। समझ में आ रहा है बात। देखो, ज्यादा लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, समझाना बड़ी बात होता है। यह ऑब्जेक्टिव सवाल पूछता है बाबू, और हम इस पर हिस्ट्री लिखा देंगे तो आप समझ जाइए कि आप क्या कर पाइएगा, ठीक है। तो खुद का नोट्स बेस्ट होता है, जैसे बता रहे हैं वैसे लिख दो, एक बार झलक देखोगे परीक्षा के समय आपको पूर्णतः याद हो जाएगी। समझ में आ रही है। द प्रोसेस इन विच टेक्स ऑक्सीजन इन 1 टाइम्स, और 1 टाइम्स में कितना लेते हैं, तो एक बार में बाबू 1/2 लीटर हम लोग लेते हैं, अर्थात 500 ml 500 ml को लिया जाता है। लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, तो द कैपेसिटी ऑफ लंग्स कंटेंड, या टेक्स लिखो, टेक्स 12 टाइम्स एक्सेस ऑक्सीजन, 12 टाइम्स एक्सेस ऑक्सीजन फ्रॉम नॉर्मल लेवल। मतलब क्या कि लंग्स कैपेसिटी कहने का मतलब होता है बाबू कि लंग्स की हमारी कैपेसिटी की बात बोल रहा है। कैपेसिटी अर्थात फेफड़े की कैपेसिटी क्या है, तो लंग्स कैपेसिटी कहने का अर्थ होता है कि हम लोग सामान्य लेवल से यदि 12 गुना ज्यादा ऑक्सीजन को लेते हैं, सामान्य लेवल नॉर्मल से 12 टाइम्स 12 टाइम्स एक्सेस ऑक्सीजन को लेते हैं, तो उसी को बोला जाता है लंग्स कैपेसिटी। जैसे देखो 1 टाइम्स में कितना लिया, 500 ml, तो 12 टाइम्स में कितना लोगे बाबू, एक्सेस है ना, नॉर्मल से 12 गुना ज्यादा, समझ रहे हो। तो 12 × 500 इक्वल टू 6000 ml, और 6000 ml बोले तो 6 लीटर हो जाएगा ना, 6 लीटर, अर्थात एक बार में तुम क्या करते हो, 6 लीटर 6000 ml ऑक्सीजन को ले पाते हो, तो इसी को बोला जाता है लंग्स कैपेसिटी। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अच्छा से जानते हो बाबू कि आर्मी वगैरह का दौड़ जब होती है और मेडिकल किया जाता है, तो देखते हो ना, लंग्स को फुलाने के लिए कहता है, चेस्ट को फुलाने के लिए कहता है कि छाती फुलाओ। तो छाती क्यों फुलाया जाता है, इसलिए फुलाया जाता है ना कि नॉर्मल पहले आपका मेजरमेंट कर लेगा 80 सेंटीमीटर और मेजर करके लिख देगा, यदि उससे नीचा है तब तो हटा ही देगा ना 80 सेंटीमीटर, और उसके बाद में कहेगा कि अब तुम फुलाओ छाती को, तो पूर्णतः ऑक्सीजन को लेगो और इस तरह से इसे करके करोगे। तो जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं ना, एक बार में ज्यादा ऑक्सीजन को, अर्थात 12 गुना ज्यादा ऑक्सीजन को लेते हैं, तो हमारी चेस्ट जो है ना, वह 5 सेंटीमीटर फैल जाता है, 5 सेंटीमीटर फूल जाता है नॉर्मल से। समझ रहे हो, 5 सेंटीमीटर नॉर्मल से फूल जाता है, और 80 से 85 हो जाता है, तो आपको लिख दिया जाता है चेस्ट के ऊपर कि फिट है, अर्थात नहीं हो पाया उतना 85 सेंटीमीटर, तो लिख देगा कि अनफिट है।
अर्थात यह चेक करता है आपका लंग्स का कि लंग्स की कैपेसिटी ठीक है ना, आप ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते हैं, सिगरेट तो नहीं फूकते हैं। यदि सिगरेट करिएगा बाबू, सिगरेट फूकिएगा तो आपका लंग्स जो है ना वह 12 गुना ऑक्सीजन को कंटेंट नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि जिस मरीज को टीबी हो जाती है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, दमा हो जाता है, वह मरीज क्या करता है, ऑक्सीजन को पूर्णतः नहीं ले पाता, उसकी फेफड़े जो है ना वह काम नहीं कर पाते। और जो आपका सिगरेट पीते हैं, ठीक है, तो सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट की धुआं जो है ना वह फेफड़ा के ऊपर जा करके बैठ जाते हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियां को उत्पन्न करने के लिए काफी है। 2-3 साल सिगरेट पिएगा, चला जाएगा। समझ में आया? पीने वाला तो पूरा जिंदगी पीता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझिए, जो किताब बताता है वह बता रहे हैं। तो लंग्स कैपेसिटी समझ में आई बात, कि एक बार में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल से यदि 12 गुना ज्यादा ऑक्सीजन को ले लेते हैं, उसी को कहा जाता है लंग्स कैपेसिटी। कोई दिक्कत? और आर्मी में यही देखा जाता है कि आपका फेफड़ा स्वस्थ है कि नहीं। समझ में आई बात? तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार क्वेश्चन आ गया था बाबू, यहाँ एसएससी में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, तो एसएससी में सवाल पूछा था ना कि लंग्स कैपेसिटी में हम लोग, लंग्स कैपेसिटी क्या होता है और कितने ऑक्सीजन को कंटेंट कर पाते हैं। तो लंग्स कैपेसिटी मतलब नॉर्मल से 12 गुना ज्यादा ऑक्सीजन लेना, ठीक है। और नॉर्मल ऑक्सीजन कितना लेते हैं तो 500 ml, और 12 गुना ज्यादा ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6000 ml अर्थात 6 लीटर। कोई दिक्कत? तो स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। एक हाईलिप होता है, नोट में यह लिख दो, हाईलिप। हाईलिप, चलो समझा देता हूं कि हाईलिप क्या होता है। हाईलिप जो होता है ना बाबू, हम लोग भोजन करते हैं तो यह फूड पाइप जो है ना इस तरह से मोशन होता है, फूड पाइप के ऊपर ना, फूड पाइप में इस तरह से मोशन होता है, तभी तो यह फूड को यहाँ 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 ला पाता है नीचे की तरफ। तो यह आपस में चिपक क्यों नहीं जाते हैं, तो यही हाईलिप के कारण जो है ना वह नहीं चिपकते हैं। फूड पाइप आपस में क्यों नहीं चिपक जाते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए नहीं चिपकते हैं कि इसमें क्या होता है बाबू, हाईलिप होता है। और हाईलिप क्या करता है, तो भोजन जब हम लोग करते हैं ना तो चिपकने से बचाता है। यहां भोजन किया तो काहे नहीं चिपक गया, ठीक है, तो इसलिए नहीं चिपका कि हाईलिप होता है। हाईलिप के कारण भोजन जो है वह नहीं चिपकता है इससे, ठीक है। और इसमें जो मोमेंट होती है उसको पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। इसमें जो मूवमेंट होता है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो यह हमने करा दिया है, कोई दिक्कत? अगला हेडिंग लगाइए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमारे साथ बना रहिएगा, 10 से 12 मिनट और लगेगा, उसके बाद समाप्त। हेडिंग लगाइए, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। लाइफ प्रोसेस बाबू आपका अच्छा से मालूम है कि चैप्टर बड़ा है, ठीक है, इसलिए ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं कि एक शॉर्ट वीडियो देख लिए और चल गए, परीक्षा में नंबर नहीं आएगा। बात को समझने का प्रयास करिए। जहाँ पे आप पढ़ते होंगे स्कूल में, कोचिंग में, तो देखे होंगे कि लाइफ प्रोसेस कितना बड़ा टॉपिक है, ठीक है। और वहाँ पे पढ़ते हैं ना तो कंपेयर करिएगा बाबू कि ठगा रहे हैं कि ठगे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अच्छा से मालूम है कि हम लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं तो एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है, यह तो करा दिए ना। तो उसी तरह से पेड़ पौधा भी यदि ऑक्सीजन को लेता है, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है। ध्यान से सुनिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता है, ध्यान से समझिए, ठीक है। इसीलिए मैं इस पर जोर दे करके कह रहा हूं। कैसे रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो यह प्रोसेस है जिसमें फोटोसिंथेसिस करता है। समझ में आ रही है? अभी ध्यान से समझिएगा। तो रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन लेते हैं तो इसको भी एनर्जी मिलता है। अब कैसे मिलता है और कैसे रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में, तो आइए देखते हैं। तो सुनो, प्लांट्स में रेस्पिरेशन जो होता है वह 3 तरह से होता है। प्लांट्स रेस्पायर
या रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ऐसे लिखो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बाई, पहला होता है बाबू रूट के द्वारा, उसके बाद में सेकेंड होता है रूट के बाद स्टेम के द्वारा, और तीसरा होता है आपका लीफ के द्वारा। लीफ बोले तो पत्ता, ठीक है। इतना तो अच्छा से मालूम है कि पौधा में जो है क्लोरोफिल होता है, जिसके चलते पौधे का हरा रंग होते हैं। यह सब तो करा दिए हैं ना, पीछे बताए थे ना कि पौधे का हरा रंग क्यों होता है, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कराए हुए हैं। तो पौधे का हरा रंग जो है ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल, यही ना। तो पौधे का हरा रंग क्यों होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। और यह पौधा रेस्पिरेशन किससे करता है, तो रूट से करता है, स्टेम से करता है, और नहीं तो लीफ से करता है। तो एक हम पौधा को बनाएंगे, जैसे यह आपका अर्थ बना लेता हूं, और यहां से यह बाबू जो है इसको हमने रूट बना लिया, ठीक है। और इसको बोले रूट हेयर, रूट हेयर बोले। यह कैसा होता है, तो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल से बने होते हैं, इसीलिए यूनिसेलुलर बोलते हैं। और इसको हमने क्या बोला, तो यहाँ इसको हमने बोल दिया रूट, ठीक है। मेन रूट होता है और इससे कई सारे रूट निकल गए, इसको रूट हेयर बोला। एक पार्ट जो है ऊपर चला गया और यहाँ से इस तरह से यह आपका पत्ता, यह क्या है, स्टेम है, और यह क्या है बाबू, लीफ है, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेंगे रूट्स। रूट से कैसे लेता है, तो रूट से लेता है, यह रूट्स हेयर के द्वारा लेता है, रूट्स हेयर के द्वारा लेता है। रेस्पिरेशन किससे होती है, तो रेस्पिरेशन जो है वह रूट्स हेयर से होता है। पौधा जो है रूट में रेस्पिरेशन कहाँ से लेता है, तो रूट्स हेयर से लेता है, ध्यान से समझिए। और यह रूट्स हेयर में ऑक्सीजन कहाँ से आते हैं, तो यहाँ पर आपका सॉइल है, समझो सॉइल बोले तो मिट्टी, जमीन के अंदर ही ना होते हैं रूट, जड़ बाबू जमीन के अंदर होते हैं, इसको सॉइल बोला। और सॉइल में होता है O2, और यह O2 जाता कहाँ से है, ऊपर। O2 कहाँ से जाता है, तो यह सॉइल से जाता है, किस प्रोसेस को, किस प्रोसेस से, तो यह डिफ्यूजन से जाते हैं, डिफ्यूजन से जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वह रूट में किस प्रोसेस से जाता है, तो डिफ्यूजन से जाता है। कोई दिक्कत, तो दो कंक्लूजन यहाँ पे निकला ना। कंक्लूजन क्या निकला, यहाँ पर ही लिखे, कंक्लूजन मतलब होता है तथ्य, कंफ्यूजन मत लिख देना। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या निकला कि रेस्पिरेशन जो होता है रूट में, वह होता है आपका रूट हेयर के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा। और गैसेस एक्सचेंज जो होते हैं, ऑक्सीजन जाता है, O2 जो है जाता है किस प्रोसेस से, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से। डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है, यह रूट्स हेयर में ऑक्सीजन इंटर करता है। कोई दिक्कत, रूट समझ में आई। उसके बाद रूट्स के बाद आता है आपका स्टेम, और यह स्टेम जो है वह दो तरह के होता है। स्टेम जो है वह दो तरह के होता है, एक होता है आपका वुडी स्टेम, लकड़ी जिसमें होता है, और एक होता है एडवेंटेजियस, 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 ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्रीन बाबू, ग्रीन स्टेम, हरे होते हैं, समझ में आ रही है। वुडी स्टेम्स में जो है यह किसके द्वारा रेस्पिरेशन होता है, तो लेंटिकल्स के द्वारा होते हैं, ठीक है। इसमें रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन इन वुडी स्टेम, इन वुडी स्टेम बाय लेंटिकल्स, लेंटिकल्स इंपॉर्टेंट है। लेंटिकल्स के द्वारा क्या होता है, जो लकड़ी वाले पौधे होते हैं, लकड़ी बोल रहे हैं, वुड लकड़ी, लड़की ना, सुनो कंफ्यूजन हो जाती है लिखने में। रेस्पिरेशन इन वुडी स्टेम बाय लेंटिकल्स, लेंटिकल्स के द्वारा क्या होता है बाबू, तो रेस्पिरेशन होता है वुडी स्टेम में। और यह लेंटिकल्स क्या होता है, तो टीनी पोर्स होता है इन वुडी स्टेम, वुडी स्टेम। यह क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसके द्वारा क्या करता है,
ओडी स्टेम ऑक्सीजन को ले पाता है। कोई दिक्कत? अच्छा, और देखो, और ग्रीन स्टेम में क्या होता है, तो इसमें हो जाए रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन ग्रीन स्टेम बोले या एडवेंटेजियस बोले, बात बराबर है। तो रेस्पिरेशन इन ग्रीन स्टेम बाई स्टोमाटा, स्टोमाटा भी क्या होता है, टीनी पोर्स होता है। कोई दिक्कत? एक स्क्रीनशॉट लिया जाए, उसके बाद में लीफ को समझा देते हैं। समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, चलो मिटा दें। यहां पर याद रखिएगा बाबू कि रूट से जो रेस्पिरेशन होती है, रूट में जो रेस्पिरेशन होती है वह रूट्स हेयर के द्वारा होते हैं। रूट्स हेयर को ऑक्सीजन कहाँ से मिलते हैं, तो सॉइल से मिलते हैं। किस प्रोसेस से? डिफ्यूजन की प्रोसेस से। समझ में आ रही है बात? स्टेम में दो तरह के स्टेम होता है, ओडी स्टेम होता है, एडवेंटेजियस स्टेम होता है। ओडी स्टेम में रेस्पिरेशन लेंटिकल्स के द्वारा होता है। टेंटिकल्स लिख देगा तो काटा हो जाएगा, थोड़ा सा अंतर होगा, गलत हो जाएगी। लेंटिकल्स, टीनी पोर्स इन ओडी स्टेम। लेंटिकल्स के द्वारा क्या होते हैं, ओडी स्टेम में लकड़ी जिसमें पाया जाता है उसमें होता है आपका रेस्पिरेशन लेंटिकल्स के द्वारा। और जो एडवेंटेजियस ग्रीन स्टेम होते हैं उसमें जो है रेस्पिरेशन किससे होता है, तो वह आपका स्टोमाटा के द्वारा होता है। कोई दिक्कत? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेम के बाद लीफ को देखते हैं। लीफ को देखते हैं, हेडिंग लगा लीजिए लीफ, कि लीफ के द्वारा कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो यहाँ लीफ निकालता हूँ इस तरह से। एक मिनट, कैसा डायग्राम बन गया? डायग्राम ना है, आलू का सपाटा ही तो बन गया। इस तरह से, ऐसे कुछ हमने डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, या ध्यान से समझते चलो। सुनो, इसको एपेक्स बोलते हैं, बताए थे ना, एपेक्स। इसको भी क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन होता है, और यह होता है मिड वेन्स, मिड वेन्स, ठीक है। और यह वेन्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बाबू यहां से पेशियोल बोला जाता है, पेशियोल बोला जाता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, लीफ लगाया, हेडिंग नहीं जी, हम बोले और हम ही खुद नहीं लगाए, लीफ, ठीक है। यह लीफ, लीफ में कैसे होता है, थर्ड, तो सुनो, पत्ता, इसमें क्या होते हैं, स्टोमाटा, स्टोमाटा। यह क्या होता है, टीनी पोर्स, टीनी पोर्स प्रेजेंट इन लीफ विच एक्सचेंज द गैसेज, विच एक्सचेंज द गैसेस, ठीक है। यह क्या होता है, टीनी पोर्स होता है, जिससे क्या होती है, गैस एक्सचेंज होता है। अर्थात O2 जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह ऑक्सीजन में। कैसे बनेगा, तो देखो गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा। तो सुनो, यह स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा के अंदर होते हैं बाबू गॉड सेल, गार्ड सेल होते हैं, गॉड नहीं, गार्ड, GUARD, GUARD, गार्ड सेल होते हैं। और गार्ड सेल किस तरह से होता है, तो सुनो थोड़ा सा, यहां लिखे तो इस तरह से कुछ ऐसे करके होता है, इस तरह से। यह जो है बाबू बीच में, यह क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं गॉड सेल। यह स्टोमाटा है, यह क्या है, तो यह स्टोमाटा, स्टोमाटा। और यह क्या है, गॉड सेल है, गार्ड सेल, गार्ड सेल। और इसके बाहर जो है ना वह लेयर होते हैं, जिसको सब्सिडियरी बोला जाता है। इसके बाहर जो है इस तरह से आपका लेयर होता है, ऐसे, ठीक है। इस तरह से यह लेयर होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, इसको सब्सिडियरी बोला जाता है, सब्सिडियरी, सब्सिडियरी बोला जाता है। इसके बाहर को लेयर को क्या बोलते हैं, तो सब्सिडियरी बोलते हैं। यह आपका इस तरह से बनाना, ऐसे, या फिर यहाँ से सटा करके बीच में खाली स्थान छोड़ देना, इसको हम लोग बोलेंगे गॉड सेल, इसको स्टोमाटा,
डायग्राम बड़ा बढ़िया बनाया होता है किताब में, ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे खींचना ऐसे, यह जो बीच में क्या है यही गॉड सेल है, और यहाँ इस तरह से कर देना। यह बाहर जो है वह क्या होता है, तो बाहर सब्सिडियरी होता है, बाहर की लेयर को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा को सब्सिडियरी बोला जाता है, सब्सिडियरी, ठीक है। और यह आपका गॉड सेल, यह स्टोमेटा। अब सवाल उठता है कि कैसे इसमें फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो सुनो, इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा, कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है इसमें। अब यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस लीफ के द्वारा आपका 90% फोटोसिंथेसिस होता है, पत्ते के द्वारा। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो फोटोसिंथेसिस जो है वह होता है कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यही ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। और यह फोटोसिंथेसिस देखो कैसे होगा, तो पहला सवाल उठता है कि ड्यूरिंग डे टाइम, अब डे में क्या होगा, दिन के समय, ठीक है, या लाइट में, इन लाइट, और उसके बाद में इन नाइट। और दूसरा होता है नाइट में। नाइट में कैसे होता है, तो सुनो, रात के समय और दिन के समय। तो दिन के समय जो है बाबू, ऑक्सीजन जो है वह लिया, लीफ जो है ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ले लेता है, यहाँ पे लीफ बोल दिए। यह ऑक्सीजन को क्या करता है, तो यह ऑक्सीजन को ले लेता है, और ऑक्सीजन को लेने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज हो गई, और यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, इसमें मिल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है। ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट्स यूटिलाइज CO2 and makes food, then process is called photosynthesis। समझ में आ रही है बात, कि ऑक्सीजन को क्या कर लिया, पौधा ले लिया, यही तो बोल रहे थे, ऑक्सीजन को ले लिया, और इस ऑक्सीजन को लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन सवाल उठता है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ गए, तो दिन के समय जो है प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और भोजन बना देता है, जिस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि नाइट में, तो ऑक्सीजन यह बाबू हुआ, प्लांट्स ऑक्सीजन को तो ले लिया, कोई दिक्कत, ऑक्सीजन को क्या किया, ले लिया यहाँ पर टेक्स, और उसके बाद में यह ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। और यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका छोड़ देगा प्लांट्स, क्योंकि रात के समय सनलाइट नहीं होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। समझ में आ रही है, तो ऑक्सीजन को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दे रहा है। तो मैम बताती है ना कि पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए रात के समय, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। समझ में आ रही है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और हम सब भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो अर्थात सांस की बीमारी हो जाएगी, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा। समझ में आ रही है, बोलिए। तो यही कारण है कि पेड़ पौधा के नीचे रात के समय नहीं सोया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ऑक्सीजन लिया और जो कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज हुआ, तो दिन के समय यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधा क्या किया, ले लिया, और लेकर के फोटोसिंथेसिस कर लिए। फोटोसिंथेसिस, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लिखा जाता है CO2, समझ में आई बात है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों लिखते हैं कि फोटोसिंथेसिस में, तो ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज हो गई, और यही कार्बन डाइऑक्साइड से क्या किया, पौधा हेल्प की मदद, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प की मदद से अपना भोजन बना लिया। और ऑक्सीजन होता है आपका बाबू नाइट के समय लेता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कंटेन कर पाता है, नहीं ले पाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए पेड़ पौधा के नीचे नहीं रहना चाहिए, नहीं सोना चाहिए आपका रात के समय। ठीक है, यह क्या हो गया बाबू, तो रिमूव हो गया, और यह जो है एटमॉस्फेयर में ही रहेगा, इसका यूटिलाइज नहीं हो पाया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइज डे में हो जाता है, दिन में, जबकि रात में नहीं हो पाता है। तो यही तो आपका रेस्पिरेशन था। प्लांट्स में के स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा
तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कोई दिक्कत तो लाइक करिए बाबू, शेयर करिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए, कैसा लगा, रेस्पिरेशन समझ में आई तो ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और आप सजेशन दीजिए कि क्या इंग्लिश का वीडियो अपलोड करें, ठीक है बाबू। क्योंकि मैं खुद सिविल सर्विस का भी प्रिपेयर कर रहा हूं। जो तुम सब्जेक्ट कहोगे वह सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड करेंगे। कोई दिक्कत तो सोच रहे हैं कि 15-20 मिनट का वीडियो क्या करें प्रत्येक दिन जो है, यह तो सेशन चलेगा ही, ठीक है। और 15-20 मिनट का क्या करेंगे वीडियो, इंग्लिश ग्रामर से स्टार्ट करेंगे, बेसिक इंग्लिश से, क्योंकि बच्चा को देखते हैं ना कि प्रॉब्लम होती है उसको लैंग्वेज में, ठीक है। और साथ साथ इंग्लिश भी आपका मजबूत होगा। इसमें तो हम ध्यान ग्रामर का नहीं देते हैं बाबू, इंग्लिश में देंगे ना, एक्चुअल बात को बताएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगी। इंग्लिश जब पढ़ा रहे तो इंग्लिश को देखना पड़ेगा ना ढंग से। तो बेसिक इंग्लिश से हम लोग बताएंगे, ठीक है, कि कैसे इंग्लिश को सीखा जाता है। समझ में आई बात तो ठीक है बाबू। इसी तरह से हमारी चैनल से जुड़ा रहिएगा। यदि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा लीजिए कि ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। ओके।